आज की कहानी भी, ये कहानी जो है एक्चुअली, ये कहानी मुझे इत्तेफाक से मेरी लिस्ट में नहीं थी, लेकिन कल जब हरिनारायण चारी साहब आए और उनसे बात हुई, यहाँ पे काफ़ी लंबी बात हुई, तो ईमानदारी से आपको बताऊं तो शुरू के 2-4-5 मिनट के बाद सिर्फ हम लोगों ने पुलिस और क्राइम और ये इन्वेस्टिगेशन इसी के बारे में बात हुई थी। और ये कहानी भी जब, चूँकि एक मेरी जिज्ञासा थी कि वो बताएं अपने करियर में उन्होंने कैसे कैसे अभी तक, हालांकि अभी उनका लंबा करियर बाकी है, बट इन्वेस्टिगेशन की जाँच की, तो ये दूसरी कहानी वहीं से निकली है, उसी ख़जाने से निकली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है और कैसे कोई अगर सामने शातिर चोर या शातिर क्रिमिनल आ जाए तो क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं। तो ये पूरा लबुलवाब है इस कहानी का। कहानी 2008 की है, बालाघाट की, और बालाघाट जो है वो नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। 2008 में हरिनारायण चारी मिश्रा साहब वहाँ पे एसपी के तौर पे तैनात होते हैं, और एक तरफ शहर की कानून व्यवस्था है, दूसरी तरफ आपको नक्सल से भी निपटना है, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। इत्तेफाक से उसी वक्त शायद राज्य सरकार बनी थी, और सरकार के मुख्यमंत्री और बाकी पूरा उनका मंत्रिमंडल का पूरा ज़्यादातर लोग वो बालाघाट किसी समारोह में शामिल होने के लिए आ रहे थे। तो पुलिस की तमाम ड्यूटी, सुरक्षा उनकी जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, उनके लिए भी लगी हुई थी, और ये सब तैयारी में जुटे हुए थे। तभी होता यह है कि बालाघाट में एक जगह है जहाँ पे सरकारी ख़जाने, उसके पैसे, कागजात सारे ये रखे जाते हैं, जो ट्रेजरी होता है। तो उसमें पुलिस के भी पैसे हैं, कुछ जो आमतौर पे बैंक में जमा होता है, और किसी दिन अगर सैटरडे संडे पड़ जाए, बैंक की छुट्टी हो, तो ऐसी जगह पे ट्रेजरी में रख दिया जाता है जहाँ वो हिफाजत में पैसा रहता है। तो ऐसी एक ट्रेजरी थी वहाँ पे बालाघाट में, और उसमें सरकार के और पुलिस के इन तमाम लोगों के पैसे थे। वो पैसे एक बॉक्स के अंदर थे, एक बॉक्स था, और उस बॉक्स के अंदर एक बैग था, उस बैग के अंदर पैसे थे। टोटल पैसे थे जो वो करीब 7 लाख रुपए, बल्कि एग्जैक्ट 6,98,000 रुपये। तो इस ट्रेजरी, इस खजाने की निगरानी के लिए 5 पुलिस वालों की जिम्मेदारी थी, वो वहाँ पहरे दे रहे थे और पहरे पे थे। अचानक 2008 की बात है, एक रात ये 5 के 5 पुलिस वाले उस जगह पे जहाँ पे ये सारे पैसे रखे हुए थे बेहोश पड़े मिलते हैं। उनमें से एक थोड़ा जल्दी शायद होश में आया, नींद बेहोशी में था, वो देखता है उसके सारे साथी बेहोश हैं, फिर वो शोर मचाता है। इसके बाद बाकी लोग आते हैं, फिर बाकी पुलिस तक बात पहुंचती है, आला पुलिस अफसरों तक बात पहुंचती है, पुलिस की टीम मौके पे जाती है। तो मौके का सीन, जो मंजर था वो ऐसा था कि 4 पूरी तरह से बेहोश थे पुलिस वाले, एक नींद बेहोशी में था, और जो वहाँ पे वो बॉक्स रखा हुआ था जिस लॉकर में, वो खुला हुआ था। बॉक्स लकड़ी का था, बड़ा सा, वो तो खुला था, लेकिन उसके अंदर रखा हुआ जो बैग था वो बैग गायब था, और उसके अंदर करीब 6,98,000 रुपये एग्जैक्ट अमाउंट थे। अब सवाल ये था कि पुलिस की निगरानी में सरकारी ख़जाने पे किसी ने हाथ साफ कर दिया, मामला बड़ा था। अब इस दौरान में जैसा आपको बताया कि सारे सरकारी अमला भी वहाँ पहुँचने वाला था, तो एक तरह से पुलिस के ऊपर सीधे एक चोट थी। मतलब चोर ने ये भी नहीं देखा कि वो कहाँ चोरी करने जा रहा है। तो पहले तो ये लगा कि हो सकता है नक्सल ने भी अटैक किया और नक्सल ले गया हो, लेकिन इत्तेफाक से 5 के 5 जो पुलिस वाले थे, उनके AK-47 जो था, जो उन्हें दिया गया था, वो सब वहाँ मौजूद था। वो बेहोश थे, लेकिन उनका हथियार सलामत था। और नक्सल का ये काम करने का तरीका नहीं होता। नक्सल का पहला जो होता है वो हथियारों के ऊपर नज़र होती है उनकी। तो इनके जो हथियार थे वो वहाँ पे मौजूद होने का मतलब ये बता रहा था कि इसमें नक्सल नहीं है। तो ये बात पुलिस को कहीं ना कहीं राहत दी गई कि चलो नक्सल नहीं है तो इसका मतलब है कोई चोर है, और चोर है तो चलो पकड़ लेंगे, क्योंकि ऐसा कौन किसकी हिम्मत जो पुलिस का ही माल लेके उड़ जाए। तो अब जाँच वाँच शुरू होती है आला अफसरों को भी। हालांकि ये भी अजीब चीज़ थी कि पुलिस की निगरानी में पैसे चोरी हो गए, शर्म की भी बात थी, लेकिन सारे आला अफसर जो हैं अब चोर को पकड़ने के लिए जुट जाते हैं। उसमें जो एसपी उस वक्त हरिनारायण मिश्रा जी थे, वो भी जुटे हुए हैं। अब सब सरकार को भी जवाब देना, होम मिनिस्ट्री को भी देना है। सभी ने आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द चोर को पकड़ लेंगे। अब तफ्तीश शुरू होती है। तो इन 5 पुलिस वालों को जो सबसे पहले बेहोश हुए थे, जब थोड़े थोड़े होश में आते तो उनसे पूछताछ की जाती है। तो बताते हैं कि एक शख्स आया था और उसने उन लोगों को मिठाई दी खाने के लिए, और वो जैसे ही उन्होंने मिठाई खाई उसके बाद आगे उन्हें कुछ पता नहीं, वो सब उतना ही याद है, उसके आगे का कुछ याद नहीं, क्योंकि वो सभी लगभग बेहोश हो गए थे। लेकिन उनमें से एक था जिसको डायबिटीज़ थी, तो वो मीठा कम खाता था, उसने थोड़ी सी मिठाई खाई, इसलिए वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ और वही जल्दी होश में आया। खैर इन लोगों को हॉस्पिटल भेजा गया, उसके बाद जाँच शुरू हुई। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जब शुरू की तो धीरे 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 मामला पेचीदा होता गया। लगा था कि चोर पकड़ लेंगे, लेकिन मुश्किल होता जा रहा था। तभी पुलिस की जांच के दौरान आसपास के इलाकों को, तमाम चीज़ों को खंगाला गया, तो पता चला कि इस जहाँ पे ये ख़जाना था उसके पास ही थोड़ी दूर एक होटल है, और उस होटल से भी एक रिपोर्ट आई है पुलिस स्टेशन में
कि होटल में चोरी हो गई है। पुलिस वहाँ पे पहुँचती है तो पता चलता है कि एक मुसाफिर जो होटल में ठहरा था उसका पूरा बैग कमरे में था और किसी ने कमरा खोल कर वो पूरा बैग लेकर चला गया, उसमें सारे उसके सामान वामान था। तो टाइमिंग जो है वो लगभग वैसी ही थी जैसे इस खजाने में चोरी हुई थी। अब दोनों का टाइमिंग क्लैश कर रहा था और होटल नज़दीक था। तो पुलिस को लगा कि हो ना हो ये उसी चोर का काम है जिसने ये खजाना चुराया। तो अब लगा कि यहाँ से कुछ क्लू मिलेगा। इसके बाद पुलिस ने जिस शख्स की चोरी हुई थी, जो सामान बैग, उसके बारे में पता किया, क्या क्या था बताया, उसने कपड़े वपड़े थे। फिर उसने एक अहम चीज़ बताई, उसने कहा कि उस बैग के साइड में पॉकेट में उसका मोबाइल भी रखा हुआ था और वो मोबाइल ऑन था और वो मोबाइल भी उस बैग के साथ चला गया। अब पुलिस को लगा कि ये ज़रूर दोनों चोरी में एक ही चोर का हाथ हो सकता है, लेकिन उस चोर तक पहुँचे कैसे? तो पहला काम यही था कि एक अंधेरे में एक तरह से एक रोशनी दिखाई दी थी कि उस मोबाइल के ज़रिए उस बैग में अगर उस मोबाइल पे उस चोर की नज़र ना पड़ी हो तो शायद लोकेशन पता चल जाए। तो फ़ौरन सर्विलांस पे उसके ज़रिए उस मोबाइल का लोकेशन पता करने की कोशिश की गई, लगाया गया। तो पुलिस को पता चलता है कि इस मोबाइल का जो करंट लोकेशन है वो बालाघाट से नागपुर की तरफ है। और ज़्यादा फिर उसको पता किया गया तो पता चला कि वो लोकेशन लगातार तेज़ी से मूव हो रहा है। तो फिर पता चला कि जिस तरीके से वो पूरा मैप बन रहा था उस मोबाइल के लोकेशन का, उससे लग रहा था कि ये किसी तेज़ रफ्तार गाड़ी में बैठा हुआ है। धीरे धीरे फिर पुलिस ने जब वो देखा कि अभी बालाघाट, देन जबलपुर, फिर तमाम स्टेशन अलग अलग जो है रूट में आ रहे हैं, तो अंदाज़ा हुआ कि ये जो मोबाइल है एक्चुअली ये जिसके पास है वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहा है। और ये ट्रेन थी संघमित्रा एक्सप्रेस, जो बेंगलोर से पटना और पटना से बेंगलोर जाती है। तो ये वाया एमपी होकर जाती है और ये ट्रेन नागपुर भी जा रही थी। तो अब पुलिस को लगा कि जो भी चोर है वो इस ट्रेन में सफ़र कर रहा है। इस दौरान में जो शख्स होश में आ गया था, जो पुलिस वाला, उससे पूछा गया हुलिया वुलिया, उसने अपने हिसाब से हुलिया बताया, उसका स्केच बनाया गया। उस स्केच को फ़ौरन जारी किया गया और अलग अलग टीमों को और अलग अलग, ये चूँकि इसका लोकेशन पता चल रहा था और ये पता चल रहा था कि जिस तेज़ी से ये जा रहा था जो मोबाइल अपना, तो वो एक रूट बनाता हुआ जा रहा था और उस रूट से पता चल रहा था कि ये कैसे सफ़र कर रहा है और किधर से गुजर रहा है। तो उस रूट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से ये हुआ कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा है, ये किसी ट्रेन में है और ये जो ट्रेन इस वक्त जो टाइमिंग के साथ और उस रूट के साथ मैच कर रहा है वो एक ही ट्रेन है जो उस वक्त वहाँ से गुजर रही है और वो है संघमित्रा एक्सप्रेस। तो लोकेशन अब तक ट्रेस हो रहा था। अब ये पता चला कि ये ट्रेन जो है जबलपुर पहुँचेगी। जबलपुर का टाइम पता किया गया, पुलिस के पास टाइम था। इस दौरान में तस्वीरें आ गई। अब एक हुलिया भी था, वो तस्वीर फ़ौरन बांटी गई। इसके अलावा जबलपुर और तमाम जगह अभी भेजा गया और कहा गया कि आप स्टेशन पे पहुंचो और जबलपुर में जब ये ट्रेन आएगी तो सारे बॉगी को खंगालना है सबकी और इस चेहरे से मिलान कराना और देखना है कि चोर उसी में है। तो पूरी टीम जबलपुर में भी अलर्ट, वहाँ से फ़ोन गया, जबलपुर में पुलिस पहुँची। इसके बाद ये जो 5वां पुलिस वाला था जिसने हुलिया बनाया था, इस दौरान में इसको भी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं थी, लेकिन एम्बुलेंस में बैठाया गया और ये कहा गया कि जिस तरीके से ये ट्रेन में जा रहा तो हो सकता है कि जबलपुर उस ट्रेन के पहुंचने से पहले ये पहुंच जाए और ये खुद अगर स्टेशन पे हो तो ये आसानी से शिनाख्त कर सकता है। तो इस पुलिस वाले को भी फटाफट जबलपुर स्टेशन ले जाया गया। अब पूरे स्टेशन पे पुलिस की नाकेबंदी, सारे पुलिस वाले। इंतज़ार के बाद संघमित्रा एक्सप्रेस ट्रेन जबलपुर पहुँचती है। जबलपुर पहुँचते ही पुलिस की टीम स्टेशन के बाहर और साथ में बॉगी के अंदर दाखिल होती है। हर चेहरे को ठीक से खंगालती है, उस तस्वीर से चेहरा मिलाती है। जो इकलौता विटनेस जिसने देखा था वो हर एक मुसाफिर को ध्यान से देख रहा है। लगा था कि चोर पकड़ जाएगा, क्योंकि अब भी मोबाइल का जो लोकेशन है वो जबलपुर ही स्टेशन दिखा रहा था। तो इसका मतलब है वो चोर वहीं था। पूरी कोशिश की गई, ट्रेन छान मारी, एक एक कर जितने मुसाफिर को उतरना था वो उतर गए, जिनको चढ़ना था वो चढ़ गए। ट्रेन वापस जाने का टाइम हो गया, आगे ट्रेन आगे चली गई, लेकिन किसी भी डब्बे में वो चोर नहीं मिला, उस हुलिये का, जिस हुलिये को इसने बताया था। अब पुलिस मायूस थी कि अब क्या करें। अब ये ट्रेन लंबा सफ़र तय कर आगे जाना था और एक एक बॉगी, एक एक मुसाफिर को भी देख लिया था। तो ये भी नहीं था कि उस ट्रेन में कहीं छुपा हुआ है। ट्रेन के बाथरूम तक को खंगाल लिया गया, ऊपर नीचे बर्थ सब जगह, मिला नहीं। पुलिस मायूस थी। ट्रेन जब चल पड़ी तो फिर एक अचानक उम्मीद की और किरण दिखाई दी। ट्रेन चली गई लेकिन मोबाइल का लोकेशन अब भी जबलपुर दिखा रहा था। इसका मतलब है कि वो जो चोर था वो जबलपुर रेलवे स्टेशन पर उतर गया था और वो आगे नहीं गया। अब हैरानी इस बात की थी कि एक शख्स को तलाश लिया गया था, देख लिया गया था,
चेहरा भी था, स्केच भी था, विटनेस भी था, लेकिन फिर उनकी नज़रों से कैसे निकल गया। लेकिन पुलिस के लिए राहत की बात यह थी कि वो बंदा जबलपुर में उतर चुका है और जबलपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकला है, बाहर तक का लोकेशन आया। इसके बाद इस बीच में उधर क्या हुआ कि जब चोर जबलपुर रेलवे स्टेशन उतरा, बाहर गया, तब पहली बार उसने उस बैग को खंगाला जिसको उसने चुराया था होटल से। तो उस तलाशी के दौरान अचानक उसे साइड पॉकेट में मोबाइल दिखाई दिया। चोर होशियार था, जब उससे मालूम नहीं था कि इसमें मोबाइल, जब उसने देखा मोबाइल है तो उसे लग गया कि इस मोबाइल से वो पकड़ा जा सकता है। स्टेशन के बाहर आते ही उसने सबसे पहला काम यह किया कि उस मोबाइल को बाहर निकाला, पत्थर से उसके टुकड़े किए और उसको एक नाला में फेंक दिया। अब पुलिस के पास इकलौता जो सोर्स था उस फ़ोन के ज़रिए उसको ट्रैक करना, ये कड़ी यहाँ टूट गई। अब वो मोबाइल जाता रहा, अब पुलिस के पास लोकेशन भी गायब। अब ये पता है कि ये जबलपुर स्टेशन उतरा है, इसके बाहर गया है, लेकिन उसके बाद आगे कहाँ, अब मोबाइल है नहीं, उसने तोड़ के फेंक दिया, तो अब लोकेशन गायब हो गया। लेकिन यहाँ पे पुलिस पीछे हट नहीं सकती थी, क्योंकि मालूम है कि जबलपुर रेलवे स्टेशन से उतरा है, आसपास ही कहीं होगा। तो फिर पुलिस की टीम फैसला करती कि स्टेशन के आसपास के जितने भी होटल हैं उनको खंगाला जाए, खासतौर पे पता किया जाए कि कोई ऐसा बंदा है जो थोड़ा सा भी सस्पिशियस हो, आया हो, एंट्री किया हो, उसके अंदर कुछ अलग, मतलब ऐसा लगे कि शक पैदा हो, तो उन सबको देखा जाए। पुलिस की टीम एक एक करके फैल गई हर होटल में। जो अभी जो ट्रेन से उतरी उसके बाद अगले 1-1.5 घंटे 2 घंटे में किसी ने चेकिंग किया, एक एक कर होटलों की तलाशी ली जाने लगी। शुरुआत हर जगह से हुई, लेकिन कामयाबी कहीं नहीं मिल रही थी। तो फिर पुलिस ने जीरो इन किया कि पिछले 1 से 1.5 या 2 घंटे के अंदर जिन लोगों ने होटल में चेकिंग किया है, सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखा जाए, उनको एक एक पर्सनली खंगाला जाए। अगर वो फैमिली वाले ना हो तो सिंगल हो, तो ऐसे कर अब एक एक करके पुलिस ने खुद ही जिनके ऊपर ज़रा सा भी शक हो उनका और उनके सामान की तलाशी लेने का फैसला किया। इस तरीके से एक एक होटल में वो गए और उन्होंने देखा कि अभी अभी कौन कौन आया है। करते करते आखिरकार में वो एक होटल में दाखिल होते हैं। पता चलता है कि एक शख्स यहाँ आया है। पुलिस उसके रूम में पहुँचती है, उसके सामान की तलाशी लेती है, कुछ नहीं मिलता है। बट एक चीज़ ऐसी मिलती है कि पुलिस को लगता है कि यही है। उसके सामान में से पुलिस को चाबी का एक गुच्छा मिलता है और उस गुच्छे के अंदर करीब करीब 225 चाबियाँ थी, 225-230 चाबियाँ। अब पुलिस देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी चाबी एक शख्स लेके कैसे घूम सकता है। पुलिस को लगता है कि चलो काम हो गया, यही चोर है। इसके बाद फिर पुलिस उससे पूछताछ करती है और उससे कहती है कि ऐसे ऐसे बालाघाट में सरकारी खजाने से इतने पैसे चुराए। थोड़ी सी उसकी ठुकाई पिटाई भी होती है, तो वो टूट जाता है। उसके बाद वो बताता है कि देखो भैया, मैं चोर हूँ और मैंने हिंदुस्तान भर में 200 से ज़्यादा चोरियाँ की हैं। ये जो आप चाबियाँ देख रहे हो, हिंदुस्तान के करीब 75 शहर के होटलों की चाबियाँ हैं और अलग अलग 75 शहर के होटलों की करीब 225 चाबियाँ। तो उसने कहा तुम क्या करते हो होटलों में? बोला मेरा ज़िंदगी ही जो है, मेरी ज़िंदगी वो ट्रेन में कटती है या होटल में। मैं चोर हूँ, घर पे बहुत कम रहता हूँ, ट्रेन से अलग अलग शहर जाता हूँ, किसी एक होटल में चेक इन करता हूँ। जिस रूम में चेक इन करता हूँ वहाँ से जब मैं थोड़ी देर के बाद बाहर निकलता हूँ, कमरे की चाबी अपने साथ ले जाता हूँ। उस चाबी की एक डुप्लीकेट चाबी बनाता हूँ, बाहर जाकर वापस होटल में आता हूँ, 1-8 दिन रुकता हूँ, फिर होटल खाली करके चला जाता हूँ। 2-3 दिन के बाद फिर उसी होटल में वापस चेक इन करता हूँ। किसी और रूम में इस बार कमरा मिलता है। उसके बाद मैं उस रूम में जाता हूँ। जिस रूम को मैंने 2-3 दिन पहले छोड़ा था, उस रूम की ऑलरेडी डुप्लीकेट चाबी मेरे पास है। फिर देखता हूँ कि इस रूम में कोई नया मेहमान आकर ठहरा है, उसके ऊपर नज़र रखता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि जैसे ही वो बाहर गया अपना होटल से घूमने फिरने या किसी काम से, जो भी होटल में लोग ठहरते हैं, तो मौका देखते ही फिर मैं अपने उस पुराने चाबी से उसी रूम का दरवाज़ा खोलता हूँ, उसके अंदर जो भी सामान पड़ा होता है उसको उठाता हूँ और निकल जाता हूँ। तो इससे 2 चीज़ें होती है, एक तो वो होटल से चोरी करता है, दूसरा जिस रूम में ये ठहरता है उसकी खुद कभी मतलब चेक आउट करके नहीं जाता। तो बोला हाँ, मैं बालाघाट में उस रात मैंने चोरी की थी, मैं गया था और उससे पहले भी मैं गया था। मैंने फिर डुप्लीकेट चाबी बनाई, उसके बाद दोबारा वहाँ चेक इन किया, फिर मैंने ये बैग उठाया, ये मैंने चोरी की और उसके बाद फिर बालाघाट से अब मैं इधर आ गया हूँ, ये तय है। लेकिन मैंने सरकारी ख़जाने के पैसे नहीं चुराए। पुलिस ने सारी कोशिश कर ली बट वो माना नहीं। पुलिस को भी लगा कि हाँ, ये शख्स शायद नहीं है। अब एक बड़ी कामयाबी थी पुलिस के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का इतना बड़ा, मतलब एक केस की तलाश करते करते ही कितना बड़ा चोर मिल गया, जिसके पास 75 शहर के होटलों की चाबी है, जिसने 200 से ज़्यादा चोरियाँ की है और जो खुद कबूल कर रहा है। तो एक बड़ी कामयाबी है पुलिस के लिए। लेकिन जिसकी तलाश में पुलिस आई थी, जिसने पुलिस के ही ऊपर एक तरह से सेंध मारी थी खजाने में, ये वो चोर नहीं निकला। अब पुलिस बड़ी मायूस यहाँ पर हो गई कि क्या करे, जो मिला भी वो उसके किसी काम का नहीं। तो ये पूरी कवायद, पूरा उसका ये करना सब बेकार हो गया। अब वापस पुलिस खैर उसको गिरफ्तार करती है, वो बाकी मामलों में था चोर,
अब लेकिन फिर से खजाने वाली चोरी अभी तक वहीं है जहाँ पे ये शुरू हुई थी, सॉल्व नहीं हुआ था। अब वापस पुलिस आती है बालाघाट, फिर से दिमाग लगाती है कि क्या करें। इसके बाद फिर पुलिस नए सिरे से शुरुआत करती है। जिस रात ये चोरी हुई, जिस दिन, उस दिन के फिर आसपास के उस पूरे इलाके के जो मोबाइल नेटवर्क, जो टावर थे, उनके वो डेटा निकलवाती है कि शायद इससे कोई क्लू मिले, कोई ऐसी चीज़ मिले जिससे हम पहुंच सके। शॉर्टलिस्ट करते करते हज़ारों सेल फोन के नंबर से 4 नंबर पुलिस को मिलते हैं, और ये चारों नंबर बड़े शक पैदा करते हैं। उसकी वजह ये थी कि ये चारों नंबर उस जहाँ पे ये चोरी हुई थी उसके मोबाइल के टावर में इनकी एंट्री एक ही वक्त में थी, और ये चारों शहर से बाहर से आए थे, और इन चारों के एग्जिट भी एक ही वक्त में हुए और चोरी के बाद हुए। तो 2 चीज़ें बड़ी कॉमन थी, चोरी से पहले इनकी एंट्री और चोरी के ठीक बाद इनकी एग्जिट। अब पुलिस को लगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। पुलिस ने फिर इन चारों नंबरों को ट्रेस करना शुरू किया। इसके बाद अपनी टीम भेजी अलग अलग, रायपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर, यहाँ पुलिस की टीम जाती है, और इन नंबरों के ज़रिए 4 लोगों को पुलिस बिना कुछ बताए, ये किए हुए, उठाकर अपने साथ जबलपुर बालाघाट ले आती है। अब ये चारों लाए जाते हैं। पुलिस को लगा कि अब तो यही है, क्योंकि इन सब के लोकेशन, चोरी से पहले, चोरी के बाद, इनका आना जाना, उसी इलाके में इनका रहना, उसी इलाके में इनका मिलना, ये सारी चीज़ें इशारा कर रही थी कि यही चोर है। अब उसके बाद पुलिस लाती है, उनसे पूछताछ शुरू करती है। जैसे ही पूछताछ शुरू करती है, उससे पहले ही वो बोल पड़ते हैं कि भैया आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो। तो बताते हैं कि ऐसे ऐसे। तो बोले हम तो BSNL के कर्मचारी हैं। अब BSNL सरकारी, तो पुलिस वाले चौंक उठते हैं कि ये क्या किया, हमने किसको उठा कर ले आए। तो बताते हैं कि भाई हम BSNL के कर्मचारी हैं। तब पुलिस बताती है कि ऐसे ऐसे यहाँ चोरी और आपका लोकेशन, ये सारी चीज़ें मिल रही। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, BSNL का एक टावर ख़राब हो गया था, हमें कंप्लेंट थी, हमें बुलाया गया था उसको ठीक करने, हम यहाँ आए, हमने टावर ठीक किया, उसके बाद हम होटल गए अपने, वापस होटल में हमने पार्टी की, पार्टी करने के बाद हम अपने सब घर चले गए। अब फ़ौरन पुलिस ने फिर इसको क्रॉस चेक किया, पता चला कि हाँ BSNL का टावर ख़राब था, ऊपरी अफसरों ने कंप्लेंट किया था, जिस होटल में ठहरे थे यहाँ उन्होंने टावर बनाने के बाद पार्टी भी की थी। अब लगा कि ये तो गड़बड़ हो गया, पता चल जाएगा तो पुलिस की छीछा लेदर हो गई, यार तुम सरकारी कर्मचारी को उठा कर ले आए। तो पता चला कि असल में ये जहाँ पे चोरी हुई थी उसका मोबाइल टावर और BSNL का टावर दोनों एक ही टावर था, और इसीलिए इन चारों को लोकेशन वो दिखा रहा था। तो बड़ी यहाँ पे भी शर्मिंदगी हुई। एक तो इतनी मेहनत, जबलपुर तक पूरी ट्रेन छान मारी, दूसरी बार शक हुआ तो 4 BSNL के कर्मचारी ही निकले, चोर का कुछ पता नहीं। अब पुलिस के लिए उधर आला अफसरों का बड़ा दबाव, भैया कब पकड़े, तुम चोर कब पकड़ोगे, कब खजाने के पैसे मिलेंगे, अगर अपनी ही पुलिस की हिफाजत में खजाना सुरक्षित नहीं है तो लोगों को क्या जवाब देंगे। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, पुलिस के ऊपर प्रेशर लगातार बन रहा है। अब ये हुआ कि क्या किया जाए। इधर जो 5 पुलिस वाले थे जो ड्यूटी पे थे, जिनकी मौजूदगी में यह खजाना चोरी हो गया, दबाव में आकर उन 5 को, जाहिर सी बात है ड्यूटी से लापरवाही मानी जाएगी, तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। अब वो सस्पेंड थे, वो भी उदास। ऐसे में फिर जो SP हरिनारायण, उन्होंने फिर बहुत 2 नाकामी हो चुकी थी, अब तीसरी गलती और केस सॉल्व नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर एक दिमाग लगाया। उन्होंने 5 पुलिस वाले को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो चोरी हो गई है, तुम लोगों की लापरवाही है, सस्पेंड हुए, हो सकता है तुम लोगों को परमानेंटली नौकरी से ही बाहर कर दिया जाए। तो अब एक ही तरीका है कि उस चोर को पकड़ लो, अपनी नौकरी बचा लो, अब उसके लिए मेहनत करो। इसके बाद फिर उन सबसे बारी बारी से एक कर उस चोर का जो भी उनको याद थे उसका डिस्क्रिप्शन फिर से वो बनाया जाता है, उसका स्केच बनाते हैं, उसका हुलिया पूरा। उसका बाद कहते हैं कि अब तुम लोग जब तक वो चोर नहीं पकड़ा जाए, तुम बस उसी की तलाश में निकल लो और तब तक लौटना मत जब तक चोर ना मिल जाए या उसकी खबर ना मिल जाए। इन सबको ये तस्वीर बार बार देखो और इस तस्वीर को पहचानो, ये करने के बाद पूरे अलग अलग इलाकों में भेज दिया जाता है, और डेली उसके बाद इनसे सुबह से शाम तक ये भटकते हैं। उसके बाद हर शहर में कोई ऐसा मिला, पुलिस स्टेशन से लेके इधर उधर कहीं कोई सुराग नहीं, हर शाम नाकामी, दिन पे दिन बीतता जाता है, कहीं से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। इसी दौरान एक दिन अचानक दोपहर को बिलासपुर से इन्हीं 5 में से एक सिपाही हरिनारायण जी को फ़ोन करता है, और उसकी आवाज़ में बेहद खुशी थी। कहता साहब हमें वो चेहरा मिल गया। अब जाहिर सी बात है ये 2 बार पहले धोखा खा चुके थे, तो SP साहब बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, कहते यार फिर गड़बड़ ना हो जाए और इस चक्कर में फिर भत पिटेगी। तो उन्होंने कहा पक्का श्योर, कहाँ मिला, कैसे मिला। तब उसने बताया कि एक पुलिस स्टेशन है यहाँ पे बिलासपुर में, यहाँ एक जहर खुरानी का केस हुआ था। अच्छा, इससे पहले वो कहते हैं कि चूंकि जो मिठाई में दिया था उसमें कुछ बेहोशी की दवा मिलाई थी और उसके बाद वो चोर लेके चला गया था, तो इससे एक आइडिया आया था कि ये जो भी चोर है ये जहर खुरानी में माहिर है। जहर खुरानी ट्रेन व्रेन में आमतौर पे लोग किसी को कुछ देते हैं और वो खाता है और बेहोश हो जाता है और लूट के चले जाते हैं।
तो इसीलिए इन 5 पुलिस वालों को ज़्यादातर को ट्रेन में, स्टेशन पे, इन सब जगहों पे भेजा गया कि तुम देखो कोई जहर खुरानी गैंग है, उसी का कुछ होगा। तो ये तलाशते तलाशते बिलासपुर में एक पुलिस वाला एक पुलिस स्टेशन में जब पहुंचता है तो वहाँ पे एक तस्वीर देखता है। पता चला कि ये शख्स कुछ वक्त पहले पकड़ा गया था जहर खुरानी के केस में, लेकिन उसके बाद वो भाग गया। तो जो तस्वीर हुलिया, चूंकि वो खुद देखा था उसने वो पहचान लिया उस तस्वीर को देख के पुलिस स्टेशन में, तब उसने अपने साहब को फ़ोन किया। इसके बाद फिर अब एक के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते थे, तो खैर फिर बाकी पुलिस वाले जो सारे चश्मदीद थे, जो एक तरह से विक्टिम भी थे, जिनको बेहोश किया गया था, उन सबको वो तस्वीर दिखाई गई। तो 5 में से 4 ने एकदम 100% कहा कि ये वही है। तो अब ये हो गया कि ये शख्स वही है। तो पहली बार अब उसका रियल चेहरा सामने आया, लेकिन उसके नाम जो थे वो एलियस बहुत सारे नाम, उसके 8 एलियस नाम थे, खुद पुलिस में जब उसने बताया। अब जब ये हो गया तो फिर पता चला कि अब इसके बारे में पता करो। तो पता चला कि ये उड़ीसा के काला हांडी का रहने वाला है। फौरन एमपी और बालाघाट की पुलिस टीम उड़ीसा पहुंचती है, काला घाटी जाती है, वहाँ इसके बारे में छानबीन की जाती है। तो जब वहाँ जाती है तो इसका पता चलता है कि इसका नाम गोपाल है, गोपाल यादव, और इसके ऐसे 7 नाम और हैं, लेकिन इसके पिताजी इसको हमेशा गोपाल कहकर बुलाते थे। फिर पता चला कि उसके बाद ये गांव में भी नहीं रहता है, इसकी शादी वादी हुई नहीं, तो ये हमेशा इधर ही उधर रहता है, तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन स्कूल कॉलेज इन सब की जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इसने फरीदाबाद के पास एक स्कूल में पढ़ाई की थी। पुलिस की टीम वहाँ से ये सब कुछ जानकारी लेकर आती है, फिर फरीदाबाद पहुँचती है पुलिस की टीम, उस फरीदाबाद के स्कूल पहुँचती है, उसके प्रिंसिपल से बात करती है, उसके क्लासमेट, उसके साथियों के बारे में पता करती है, और इन सारी चीज़ों में मतलब सिर्फ उस तक पहुँचने के लिए उसकी इतनी कुंडली खंगालती है कि शायद उसे खुद अपने बारे में ना पता हो। तो उसके दोस्त, साथी, ये सारी चीज़ें, उसके शौक, हर एक चीज़ के बारे में पता करते करते एक चीज़ पता चलती है कि इस गोपाल यादव की 2 गर्लफ्रेंड हैं, एक हैदराबाद में और एक फरीदाबाद में, और ये कम से कम 3 महीने में इन दोनों से एक बार ज़रूर मिलता है। तो अब एक ये चीज़ थी कि चलो एक ठिकाना पता चला कि जहाँ ये आता है मिलने, तो उस गर्लफ्रेंड का पता किया गया, एड्रेस निकाला गया फरीदाबाद की। इसके बाद एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगा गई कि तुम इस लड़की के घर के ऊपर दूर से निगरानी करोगे और पता करोगे, और तस्वीर दिन भर देखते रहो, जब भी आए तो पहचान ले। अब वो बैठा रहता, उस जाहिर सी बात है आम इंसान बन के ही बैठता, तो वैसे ही उसके कपड़े, दाढ़ी भी बढ़ जाए, बाल भी बढ़ गए, लेकिन अब नौकरी भी बचानी है, बस इस उम्मीद में कि कब गोपाल यादव आए, कब उसका काम ख़त्म हो, कब चोर पकड़ा जाए। कई दिन बीत गए। एक दिन अचानक उसने फिर फ़ोन किया, बेहद खुशी के मारे, बोला एक शख्स आया है इस घर पे, और मुझे लगता है कि ये गोपाल यादव है, बस ये थोड़ा सा ये मोटा हो गया है, इसके पेट वेट है, बाकी चेहरा वैसे ही है। तो फिर कहा गया कि नहीं कंफर्म करो। तो अब ये कि कंफर्म कैसे करें? तो एसपी साहब ने उसको एक नुस्खा दिया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, तुम उसके करीब जाओ और उसके पीठ पीछे से एक ज़ोर से आवाज़ दो, गोपाल। अगर वो वही है तो पलटेगा, अगर नहीं है तो नहीं पलटेगा। उस पुलिस वाले ने यही किया, वो पीछे गया, ज़ोर से उसने बोला गोपाल। वो पलट गया। जैसे ही पलटा, ये आगे बढ़ गया। उसने कहा कि हाँ वो पलट गया है, समझ गया। फ़ौरन उसने कहा कि ठीक है अब उसको पकड़ो। इस दौरान में फरीदाबाद में किडनैपिंग की केस हो गई थी और लोग बड़े गुस्से में थे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो अब यहाँ पे ये हुआ कि उसने उसको पकड़ लिया, पुलिस वाला था। अब उस किडनैपिंग की कहानी जो है शहर में थी फरीदाबाद में, तो लोगों को लगा कि ये पता नहीं, अब वो चिल्ला पड़ा जो गोपाल था। उसने कहा कि देखो मेरा किडनैप हो रहा, मेरा किडनैप हो रहा। लोग आ गए, लोग अब समझने लगे कि ये क्रिमिनल है, जबकि पुलिस वाला वो कह रहा है मैं पुलिस वालों को मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसका हुलिया भी उस वक्त वैसा हो रहा था। और इस दौरान में फिर उसने बताया, लोगों को मनाने की कोशिश की, तब फिर फ़ोन किया। तो यहाँ से फिर एसपी साहब जो फरीदाबाद के इन सब सारे लोगों के नंबर तब से लेके रखे हुए थे जब से पता चला था कि इस चोर की गर्लफ्रेंड वहाँ रहती है। तो फ़ौरन फ़ोन किया गया कि हमारा एक पुलिस वाला ऐसे ऐसे है जो कई दिनों से एक इंपॉर्टेंट केस पे लगा हुआ है और इस वक्त पब्लिक ने उसे घेर लिया, तो आप फोर्स भेज कर उसको बचाइए और दूसरा उसको पकड़ने में मदद कीजिए। तो खैर पुलिस की टीम फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, फिर बताती है कि ये पुलिस वाले हैं, और उस पुलिस वाले के साथ उस गोपाल को पकड़कर फरीदाबाद लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचा जाता है। इसके बाद फिर एमपी पुलिस पहुँचती है। एमपी पुलिस के बाकी लोग इस चोर को लेकर बालाघाट पहुँचते हैं। अब एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन ये था कि अभी भी 2-3 जो पीछे इंसिडेंट हो चुका था उसके बाद था कि पता नहीं क्या होगा। अब बालाघाट आने के बाद खुद एसपी साहब उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं। वो ये कहता है कि भैया सारी कहानी सुन चुका था कि तुम लोग अपना सस्पेंशन वापस कराने के लिए मुझे बलि का बकरा बना रहे हो। मैं तो था ही नहीं, मैं यहाँ कभी आया ही नहीं, मैं आज तक इससे पहले कभी बालाघाट नहीं आया। तो उसको सारी कोशिशें कर ली, लेकिन वो टूटा नहीं। अचानक ये था कि उस बॉक्स में जिसमें ये पैसे रखे हुए थे, उस बॉक्स पे कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे। तो पुलिस की टीम ने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिला लेते हैं, मैच कर गया तो ठीक है, नहीं तो तुम घर जाओ। फिंगरप्रिंट्स लिया गया, करीब 10 घंटे में रिपोर्ट आई। रिपोर्ट आया 100% मैच। अब पुलिस के पास ये सबसे पुख्ता सबूत था। इसके बाद फिर पुलिस ने कहा कि अब हमें तुम्हारे से कोई ज़रूरत नहीं पूछताछ करने की,
लेकिन यह है कि फिर पुलिस के अंदाज में थोड़ी उसकी पिटाई ठुकाई हुई और फिर वो तोते की तरह बोल पड़ा। उसने बताया, हाँ मैं आया था, मैंने देखा, मेरा तरीका ये है, मैं जहर खुरानी की तरह लोगों को बेहोश करके लूटता हूँ। तो यहाँ पे भी आया तो मैंने देखा कौन कितने बजे कब कैसे ड्यूटी पे रहता है, कौन क्या है। तो मैंने अपनी खुशी बांटने के लिए कहा, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, इनको मिठाई दी, ये खाए। उसके बाद मैंने उस बॉक्स में से बैग निकाला और निकाल के चला गया और मैंने फ़लानी जगह वो रख दी। क्यों? उसने कहा कि जब मैं चला गया उसके 2-3 दिन के बाद यहाँ पे जब मैंने देखा कि हर अखबार में इस चोरी की खबर है, तो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये पुलिस का माल है, पुलिस का ख़जाना है, सरकार के पैसे हैं। मुझे लगा एक आम ऐसी ही है, अगर मुझे पता होता तो मैं चोरी नहीं करता। तो उस बैग को उसने एक जगह जहाँ पे रखा हुआ था उसको कभी पलट के देखा नहीं, कि उसको डर था कि इसको लूँगा, पैसे निकालूंगा, पकड़ा जाऊँगा। तो पुलिस उसके बताए हुए जगह पे जाती है, फिर वो बरामद करती है, ये केस सॉल्व होता है और इसके बाद फिर इस चोर को सज़ा मिलती है। तो ये थी पूरी कहानी बालाघाट के इस चोर की, जिसके पीछे पकड़कर एक दूसरा चोर भी हाथ आ गया, BSNL के 4 एम्प्लॉय भी हाथ आ गए। तो कई सारी चीज़ें हुई। तो उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अब आगे मैं कुछ सवाल जवाब लूँ उससे पहले कुछ नोट करके लाया हूँ। एक सौरभ पांडे हैं, ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में कहानी सुनना चाहते हैं। बड़ा मुश्किल काम दिया उन्होंने, लेकिन कोशिश करूँगा। नितिन शर्मा है लखनऊ से, ये सुरेंद्र कोहली के बारे में जानना चाहता है कि क्या उनको फांसी हो चुकी है उसको या नहीं हुई है। तो सुरेंद्र कोहली को अभी भी फांसी नहीं हुई, इंतजार कर रहा है वो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका हुआ है। सौरभ मिश्रा है भोपाल से, ये एनी फ्रैंक सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं, जल्दी सुनाता हूँ। कैलाश कुमार हैं, ये जो कल वाली स्टोरी थी उसकी काफ़ी इन्होंने तारीफ़ की, थैंक यू वेरी मच। और इनका ये भी कहना है, इन्होंने एक तो हरि नारायण चारी साहब को बधाई भेजी है कि आपने बड़ा अच्छा काम किया, और दूसरा इन्होंने कहा कि मुझे सुझाव दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लूँ। तो मैं ठीक है, कोशिश करूँगा, अभी तक उसके बारे में सोचा नहीं है, बट थैंक यू आपके सुझाव के लिए। पुनीता त्रिखा हैं, ये संजय और गीता चोपड़ा जो रंगा बिल्ला की कहानी सुनी थी, बहुत उससे मार्मिक ये हुई और बहुत अच्छा इन्होंने मेल भी लिखा। तो और इनको डर और दहशत भी थी, और इनका ये भी कहना था कि जब